तो क्या हाल है तुम सबके। ये वाला चैप्टर अगर क्लास में मैडम रीड करने को बोल दे तो भाई साहब क्रश के सामने इज्जत का कचरा तो हो ही जाता है। अब ये कविता है कि नहीं ये भी नहीं पता चलता, तो इसकी राइमिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है और हमारे जयशंकर प्रसाद जी के भाव क्या थे जो एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा तुमसे, वो सब इसी वीडियो में एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो क्या करना है, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से प्यार से देखते रहो। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक तुम्हारे पास होगी इस चैप्टर की पूरी इंफॉर्मेशन, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो तुम्हारे चैप्टर के बाद जो ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो सारे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। तो बस आराम से मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। तो सबसे पहले तो भाई ऐसा उल्टा सीधा सा नाम है आत्मकथ्य। लिख रहे थे तो आत्मकथा लिख देते, बट यहां पर आत्मकथ्य लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद जी, स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ी सी इनकी जानकारी ले लो कि उन्होंने ये क्यों लिखा। तो भाई सीन है अपना आजादी के समय का, जब प्रेमचंद जी छाए हुए थे। ठीक है, आजादी के बाद का जो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था ना, उस समय प्रेमचंद जी छाए हुए थे और उनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था हंस, हंस पत्रिका। उस पे बहुत एकदम अच्छे अच्छे राइटर्स आकर अपनी एडिटोरियल लिखते थे, अपनी आत्मकथा लिखते थे। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने कहा कि आप भी तो इतना अच्छा लिखते हैं, आप भी लिख दीजिए अपनी आत्मकथा। तो जयशंकर प्रसाद जी तो सबसे पहले हम्बल हो गए, कहे कि नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, पर सब पीछे ही पड़ गए कि भाई लिख दो अच्छा है। अब सब्र का बांध तब टूटा जब जयशंकर प्रसाद जी के एकदम क्लोज प्रिय मित्र ने उनसे कह दिया कि भाई लिख क्यों नहीं रहे हो, लिख दो। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के थ्रू अपना जवाब अपने फ्रेंड को दिया। तो वही कविता तुम्हारे कोर्स में है, जिससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समझ लो। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं आत्मकथ्य। पहली 2 पंक्तियां देखो ध्यान से, एकदम प्यार से। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब इसको समझने की कोशिश करो। जब आत्म कहानी लिखने कोई बैठता है ना लेखक, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं उसकी जिंदगी के बारे में कि कैसे जिंदगी रही मेरी, मेरे क्रशेस कौन थी, किनको मैं प्रपोज नहीं कर पाया, किन्होंने रिजेक्ट कर दिया, धोखा दिया। तो वो सारी कहानियां तुम्हारे मन में आती हैं। जब तुम आत्म कहानी लिखोगे वो सारी ख्याल आएंगे तुम्हारे मन में। वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी का मन जो था, यहां पर मधुप का मतलब है मन रूपी भंवरा। तो जो उनका मन था वो बार बार उनको आकर कह रहा है उनकी कहानी, कि जो तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उनमें में से कौन कौन से टुकड़े तुम लिखोगे। वो उन्हें बताता है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जब वो सोचते हैं ना कि मेरा जो आत्म कहानी है वो कैसा होगा, तो उन्हें एक पेड़ याद आता है जिसकी पत्तियां मुरझाकर गिर रही। इसका मतलब क्या है, तो इसका भाव समझो। तो जो एक पेड़ होता है ना, जब वो एकदम थक जाता है, हार जाता है, तो उसकी पत्तियां मुरझा मुरझा कर गिरने लग जाती हैं। वैसे ही जब आत्म कहानी लिखने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो वो जब सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, तो उन्हें यही याद आता है कि मेरी जो ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हुई, मेरे जीवन में जो उदासी छाई हुई है, वो मुझे वैसे ही दिख रही है जैसे किसी पेड़ से मुरझाकर पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, ये कट गया तो वापस लाते हैं इसे। इतना समझ में आ गया कि जब जयशंकर प्रसाद जी लिखने जा रहे हैं, तो उनका जो मन है, मन रूपी जो भंवरा है, वो उन्हें आकर कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में लिखने लायक है क्या। तुम्हारी जिंदगी तो वैसी ही है जैसे किसी बड़े से पेड़ की पत्तियां मुरझा मुरझा कर गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उनका जो मन है वो उनसे कहता है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत नीलिमा मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, तो जो आसमान है ना, जो फैला हुआ आसमान, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, और नीलिमा मतलब नीला रंग। तो जो आसमान है इतना फैला हुआ, उसमें इतने लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपना जीवन इतिहास लिख रखा है, और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जयशंकर जी कहते हैं कि इस अनंत नीलिमा में न जाने कितने ही लोगों ने अपनी आत्म कहानी लिखी है, पर वो क्या करते हैं आत्म कहानी लिखकर, यह लो। अच्छा, यहां पर लो का मतलब है लोग। ठीक है, देखो जब
तुम लोग शायरी लिख रहे होते हो ना, जब कोई कविता वविता लिख रहे होते तो उसकी एक एक पैटर्न होता है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, बट शायरी का एक मीटर होता है कि जो तुम्हारा शायरी में कितने वर्ड होने चाहिए, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कविता में तुम्हारी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, किस तरीके से तुम उसको लिखो कि वो शायरी कहलाए, वो कविता कहलाए। तो जब तुम प्रोफेशनली कोई कविता लिखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वर्ड्स के काउंट्स पर भी ध्यान देना रहता है। तो इसी वजह से जो हमारे पोएट्स राइटर्स होते हैं ना, वो कुछ वर्ड्स को काट पीट के अपने तरीके से लिख देते हैं कि वो कविता कविता जैसी लगे। ठीक है, तो यह लो, यहां पर लो का मतलब है लोग। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मतलब होता है कटाक्ष, ताना मारना, और मलिन मतलब होता है गंदा। तो गंदे तरीके से ताना मारते हैं, और उपहास मतलब हंसी। तो वो लोग अपना इतिहास लिखकर, अपनी आत्मकथा लिखकर क्या करते हैं, अपने ही ऊपर गंदे तरीके से एक तो ताने उन्हें पड़ने लग जाते हैं, गंदे ताने पड़ते हैं, और उनकी उपहास होती है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मकथा अगर आप सही से लिखो तो अपनी सारी गलतियों के बारे में लिखना पड़ता है, अपने भूली, अपने धोखे, ये सारी बातों को तुम्हें उसमें लिखना पड़ता है। तो जयशंकर जी कहते हैं कि जो लोग लिखते हैं ना, वो यही करते हैं, अपना उपहास करवाते हैं। अब ये कहने के बाद में जो हमारे कवि हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर पूछ ही लेते हैं कि तब भी कहते हो क्या डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब यहां पर एक वर्ड है गागर रीति। गागर रीति मतलब होता है खाली घड़ा। तो यहां पर कवि जो इतने परेशान है, जिनको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि भाई कितना दुख हुआ है, उनके साथ में कितने गलत काम हुए, वो कह रहे हैं कि ये सब सुनकर भी कि लोग अपना मजाक उड़वाते फिरते हैं, लोग आत्मकथा लिखते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनपे ताने मारे जाते हैं, और मेरी जिंदगी में इतनी उदासी छाई हुई है, फिर भी कहते हो कि मैं लिख डालूं अपनी बीती। ये सब सुन के तुम सुख पाओगे क्या, जो बार बार मुझे फोर्स कर रहे हो लिखने के लिए, जब मेरी तुम गागर रीति देखोगे। गागर रीति मतलब क्या, भूल गए? याद है तो कमेंट करो, अभी मैंने क्या बताया था, लिखे हो कि नहीं, जल्दी कमेंट करो। ठीक, तो मैंने बताया था इसका मतलब है खाली घड़ा। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी है ना, वो खाली घड़े जैसी है, और वो घड़ा जिसमें प्रेम होना चाहिए था, वो जीवन जिसमें प्रेम होना चाहिए था, प्यार होना चाहिए था, वो सब नहीं है। एक खाली घड़े की तरह उनकी जीवन अभी व्यतीत हो रही है, उनका जीवन खाली घड़े की तरह। अब वो कहते हैं कि अगर मैं लिख भी दूं तो कहीं ऐसा ना हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब कि जो मेरा खाली घड़ा है वो हमेशा से खाली नहीं था। अगर मैं आत्मकथा लिख दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ही अपने आप को समझो कि मैंने ही जयशंकर प्रसाद का जो रस है जीवन का, वो उड़ेल लिया है अपने में। मतलब तुम ऑफेंड ना हो जाओ। अभी कह रहे हो लिखो लिखो लिखो, लिख दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा जो मेरा सुख है, जो मेरे जीवन का रस है, कहीं तुम ये ना समझ जाओ कि तुम ही ने खाली किया। तो यहां पर वार्न कर रहे हैं अपने जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद में कहते हैं यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। विडंबना मतलब होता है दुर्भाग्य। कहते हैं यही तो दुर्भाग्य है कि मैं अपनी सरल जीवन को, यहां पर सरलते लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सरल जीवन। अरी सरलते मतलब यह सरल जीवन का मैं उपहास करूं, अपनी आत्म कहानी लिखकर जो मेरी सरलता है, जो मेरा भोलापन है, जो मेरा सरल जीवन है, उसकी मैं हंसी उड़वाऊं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब भूलें मतलब अपनी गलतियां, और प्रवंचना, प्रवंचना मतलब होता है धोखे। तो जब वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे ना, तो उसमें उन्हें लिखना भी पड़ेगा कि उन्होंने कौन कौन सी जीवन में भूलें, गलतियां करी हैं, सिल्ली सिल्ली वाली, और कौन कौन से धोखे उन्हें मिले। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने सरल जीवन को मजाक बनवा डालूं एक आत्मकथा लिखने के चक्कर में, जिसमें मैं अपनी गलतियां और अपने धोखे सबको मैं उजागर कर दूं सबके सामने। अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से वो आत्मकथा नहीं लिख रहे। इसके बाद जो अपनी कवि की लाइफ है ना, वो हमेशा से सुखी सुखी नहीं रही। उनके जीवन में भी प्यार भरे दिन थे। तो आगे के दो पंक्तियों में वो यही कहते कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं,
मधुर चांदनी रातों की, मुस्कुराकर अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मतलब कि जो उज्जवल गाथा है, जो प्यार भरे मौसम, जो उजाला था उनकी जिंदगी में, हमेशा से अंधेरा नहीं था, हमेशा से उनकी गगरी खाली नहीं थी, जो उनके जिंदगी की उज्जवल गाथा है, जो हसीन पल हैं, जो प्यारे पल हैं उनकी, जो मधुर चांदनी रातें उन्होंने बिताई हैं अपने प्रेमिका के साथ में, उसकी गाथा वो कैसे गाएं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब जो अपने प्रेमिका के साथ जो उनके प्राइवेट लम्हे थे, जिसमें उन्होंने खिलखिलाकर बातें की, वो मुस्कुराए, प्यार भरे जो पल थे, उसको भी वो कैसे लिखे? आगे वो अपनी दिक्कत बताते हैं, इसको लिखने में उन्हें दिक्कत क्या है। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जो सुख मुझे लग रहा था कि मुझे मिल जाएगा, वो मुझे मिला कहां। मतलब उनका भी वही ब्रेकअप वाला सीन हो गया कि जो खुशी का माहौल था, जो मधुर चांदनी रातें थी उनकी जो कटी थी, अब वो उनके बारे में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो उन्हें मिला नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब होता है गले मिलना, तो गले मिलते मिलते मुस्कुराकर कोई चला गया। मुस्कुरा का मतलब होता है मुस्कुराना, ठीक है। जो मैंने तुम्हें लॉजिक बताया था ना कि कविता में कुछ वर्ड्स टेढ़े मेढ़े कर दिए जाते हैं जिससे राइमिंग बनी रहे। खैर इसकी राइमिंग तुम पढ़ रहे होगे, वैसे भी तुम्हें नहीं मिल रही होगी। तो ये मुस्कुरा का मतलब हो गया मुस्कुराकर। तो जो हमारे कवि है ना, वो कहते हैं कि जो मेरी मधुर चांदनी रातें, जो खिलखिलाकर हंसने वाले पल थे, उनकी गाथा मैं कैसे लिख दूं, पूरी दुनिया के सामने कैसे लिख दूं, जब वो चीज मुझे मिली ही नहीं, वो हमेशा तक मेरे साथ टिका ही नहीं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जो सपना होता है ना, सपने में अगर प्यारा सा अगर कोई सपना देख लो अपनी क्रश व्रश वाला, तो वो लगता है सच्ची है, और जब जाग जाओ तो तुम्हें दिखता है कि भाई स्कूल जाना है, लेट हो रहे हैं, असेंबली के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेम जयशंकर प्रसाद को भी लगता है कि जो हमारे अच्छे दिन थे, जो अच्छे पल थे, वो एक सपने की तरह आए और जैसे ही मैं उठा गायब। तुम मुस्कुराकर, उन्होंने हाथ फैलाया आलिंगन के लिए, बट वो मुस्कुराकर भाग गई। तो जो प्यार भरे लम्हे थे वो उनके साथ टिके नहीं, तो उनको भी वो कैसे लिख दें। आगे वो कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। अब वो अपनी प्रेमिका को थोड़ा और अच्छे से बता रहे हैं कि उनके लिए वो क्या थी। अरुण कपोलों, अरुण कपोल मतलब होता है गाल, लाल लाल गाल। तो कहती थी कि जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मतवाली मतलब एकदम मंत्र मुक्त कर देने वाली नशीली छाया। तो उनके जो, उनकी प्रेमिका के जो गाल थे, लाल लाल प्यारे प्यारे गाल थे ना, वो ऐसा लगता था कि जो सुबह की लालिमा है वो उनकी प्रेमिका के गालों से ही ले रही है उषा। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जो अनुरागिनी उषा है मतलब प्रेममयी सुबह है, वो जो अपना मधुरता है, जो अपना मीठापन, सुबह सुबह तुम उठते ही नहीं होगे, रात भर 3 बजे तक चैटिंग करोगे तो कैसे उठोगे। सुबह सुबह अगर उठो तो प्यारा मौसम रहता है, चिड़ियां चहचहा रही होती हैं, मधुर मधुर सी आवाजें तुम्हें सुनने को मिलती है, नेचर की आवाजें सुनने को मिलती है, पत्तियां खर खर कर 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 रही हैं, और सुबह ना एक प्यारी सी महक होती है। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो मेरे प्रेमिका हैं, उनके अरुण कपोलों की जो मतवाली सी छाया थी ना, वो ऐसी थी कि मानो सुबह हो रही है। जो प्यारी प्यारी सुबह है, उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी प्रेमिका के गालों की लाली ही सुबह उधार लेकर जाती है और वो सुबह होती है। तो वो उनसे इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार करते थे, बट क्या हुआ आखिर में? वही जो सबके साथ होता है। तो आगे की पंक्तियां देखते हैं। आगे वो कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। जो उनकी यादें हैं ना, भाई हिल क्यों रहा है, तो जो उनकी यादें हैं वो पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। ये पत क्या है? तो पंथा मतलब समझो, पीछे से शुरू करेंगे। पंथा मतलब होता है रास्ता, ठीक है, अपना प्यारा सा रास्ता, और पथिक होता है चलने वाला, राहगीर, मुसाफिर। तो जो हमारा मुसाफिर है उसका ना घर है ना ठिकाना,
तो उसको चलते जाना है। तो वो जब चलेगा, भूख लगेगी, तो जो पथिक है, जो राहगीर है, जो खाना खाता है, उसे कहते हैं पाथे। तो अब यहां पर हमारे जो प्रेमी राइटर जी हैं वो कह रहे हैं कि जो उनकी स्मृतियां हैं वो उनको ऊर्जा देने का काम करती है। अब भाव समझो, अब स्मृतियां तो खाएंगे नहीं, पेट तो भरेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि इस जीवन रूपी रास्ते में जब वो चल रहे हैं, जब वो राहगीर हैं, उसमें चलने के लिए जो उन्हें ऊर्जा चाहिए वो उन्हीं स्मृतियों से मिल रही है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। वो कह रहे हैं कि वो जो ऊर्जा उन्हें मिलती है ना, उसी के बल पर, उसी के यादों के सहारे वो जीते चले जा रहे। अब तुम क्यों चाहते हो कि मैं वो चीजें दुनिया के सामने कर दूं? दुनिया के सामने कर दो तो चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है। वो कह रहे हैं कि जो मेरी जीवन है ना, वो एक रजाई की तरह। यहां पर कंथा का मतलब, यहां पर कंथा का मतलब होता है रजाई, ठीक है, कंथा का मतलब रजाई होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो उनके जीवन है ना, वो एक रजाई की तरह, जिसमें उनके प्यार भरे लम्हे, धोखे, उनके उदासी के पल, उन्हें जो भी धोखा मिला है, किसी ने धोखाधड़ी कर दिया, उनकी प्रेमिका के साथ बिताए गए प्यारे मधुर लम्हे, वो सब उन्होंने एक रजाई की तरह, उनका जो जीवन है उन्होंने रजाई की तरह समेट कर रखा हुआ। एक जीवन रूपी रजाई में उनकी सभी यादें अंदर जैसे रुई भरी होती है रजाई में, वैसे भरी हुई। वो पूछ रहे हैं कि तुम उसकी सीवन, उसकी सिलाई को क्या तुम उधेड़ कर देखना चाहते हो? क्यों देखना चाहते हो अंदर भाई? सीवन उधोड़ोगे, रजाई फैल जाएगी, तो क्या पता वो रजाई वापस समेट ही ना पाए। उन्होंने जीवन अपनी सारी लिख दी, तो उनका जो स्मृति, जो पाथेय बनी है, जो उन्हें ऊर्जा पहुंचाती है, तुम उसको उधेड़ बुनकर इधर उधर कर दोगे तो क्या पता उनकी जो एकमात्र जीवन जीने की जो ऊर्जा है वो भी इधर उधर हो जाए। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अब आगे कवि कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज हम हम्बल हो रहे हैं। बहुत बड़े कवि हैं जयशंकर प्रसाद, बहुत बड़े कवि हैं। मेरे प्रोफेसर ग्रेजुएशन के टाइम पर, मेरे जो प्रोफेसर थे वो उन पे थीसिस लिखते थे। 100 150 पन्ने के बच्चे लिखते हैं उनके बारे में। तो उनकी जो राइटिंग्स है वो बहुत प्यारी है। जब तुम उन्हें डिटेल में पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने छायावाद को एक नई राह दी और कैसे उन्होंने प्यारे प्यारे तरीके से लिखा, वो तुम्हें आगे समझ में आएंगे। तो उनका जीवन बहुत बड़ा है, बट वो हम्बल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो ऑलरेडी काफी छोटा है, इस छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं कह दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं है कि सबकी सुनूं मैं और खुद शांति से सिग्मा मेल बनकर बैठा रहूं? क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं साइड में कोने में बैड बॉय की तरह बस शराब पीता रहूं और लोग आए और तब फिर मैं उनको कहानियां सुनाऊं? क्यों मैं अपनी आत्मकथा लिखकर सबको बता दूं? ठीक है, आगे वो लिखते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कह रहे हैं कि आखिर जो मेरा जो भूला जीवन है, मेरी जो भोली आत्मकथा होगी, उसको सुनकर तुम करोगे क्या? मुझे जो धोखे मिले, मेरा जिंदगी जो बहुत खाली सी है, बहुत उदासियों से भरी है, मेरे सपने जो टूट कर झर रहे हैं, उन सबको सुनकर तुम आखिर क्या करोगे? अभी समय भी नहीं, मतलब अभी वो समय नहीं आया है कि मैं आत्मकथा लिखूं। अभी जो बचे कुछ सपने हैं, मेरी जो बची कुछ जिंदगी है, उसमें मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अभी मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि अभी मैं उतना बड़ा भी नहीं हूं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। इसमें वो कह रहे थे ना कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, तो कह रहे थे अभी मैंने उतना कुछ किया नहीं है, अभी मुझे आगे बहुत कुछ करना है। जो मेरा प्रेम है वो भी मुझे क्या पता वापस मिले, मेरे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कह रहे हैं कि अभी समय भी नहीं है, और जो मेरी व्यथा है, जो मेरी मौन व्यथा है, जो शांति से एक जगह पर बैठी रहना चाह रही है, वो अभी थक के सो रही, उसे उठाकर जो उनकी जो पुरानी यादें हैं, जो उनके प्यारे प्यारे पल हैं, जिनको उन्होंने एक रजाई में समेट कर रखा हुआ है, जीवन रूपी रजाई, उनके जो जीवन है उसे एक रजाई की तरह मानो, और उसके अंदर जो रुई भरी जाती है, उसमें उनके प्यार भरे लम्हे, उनके उदासी, उनके सेटबैक्स, वो सब एक जगह से
सीवन सिलकर ऐसे रखे हुए हैं, उसको वो उधेड़ कर सबके सामने नहीं लाना चाहते। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी व्यथा है वो शांति से अभी सो रही है, उसे सोने दो, अभी समय नहीं आया है कि मैं उन सबका जिक्र करूं। और इसी के साथ में ये प्यारा सा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, शुरू में तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन है वो बहुत उदासियों से भरा है, मेरे सपने हैं वो टूट टूट कर गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, मेरा मन यही कहता है, मन रूपी भंवरा। इसके बाद वो पूछते हैं कि भाई क्या करोगे तुम जानकर, मेरे जो जीवन है वो एक खाली गगरी की तरह है, मेरा जो जीवन है वो बहुत खाली है। लोनलीनेस के शिकार है अपने जयशंकर जी। और फिर कहते हैं अगर मैं लिख भी दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि तुमने ही मेरे जो जीवन है उसको खाली किया, ये भी वार्न कर देते हैं। फिर कहते हैं कि हमेशा रूखा सूखा नहीं रहा था, कुछ समय था, प्यार भरे लम्हे थे मेरे जीवन में, बट आगे चलकर क्या होता है, वो सपने की तरह टूट जाते हैं। वो हाथ तो फैलाते हैं शाहरुख खान की तरह, बट कोई आता नहीं है गले लगने, क्योंकि जो उनकी प्रेमिका है वो उनसे बिछड़ जाती है। और प्रेमिका के साथ बिताए हुए जो पल भी है ना, वो भी वो लिखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो स्मृतियां हैं, वो जो उनकी यादें हैं, वो उन्हें ऊर्जा देती है अपने जीवन को जीने के लिए। तो यही थी पूरी समरी अपने इस चैप्टर की। अब आओ इस चैप्टर के प्यारे प्यारे प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाह रहे हैं। वही चीजें लिख दो ना कि क्या कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदाई घटनाओं से भरा पड़ा है। और क्या लिख सकते हो, अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। और क्या लिख सकते हो, मजाक का कारण नहीं बनना चाहते हैं वो। और क्या लिख सकते हो, उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है। ये लिख सकते हो। इसके साथ साथ में तुम 2-3 और लाइन लिख सकते हो कि अब वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए प्यारे लम्हे नहीं शेयर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका उपहास हो, वो नहीं चाहते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने अब तक ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में वो लिख सके। तो ये सारी चीजें तुम अच्छे से लिख सकते हो। अगर ये 3 नंबर का है तो इतना लिख दो, 5 नंबर का लंबा आ गया है तो अच्छे से लिख दो, ठीक है, पूरी रामायण लिख दो, ठीक है, वो तो एक्सपर्ट हो ही तुम। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, क्यों समय नहीं, रीजन देखो, क्योंकि जो आत्मकथा लिखने के लिए जो कंटेंट चाहिए ना, कवि को लगता है कि उन्होंने अभी उतना कंटेंट बनाया नहीं, मतलब उनकी जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिसको वो लिख पाए, अभी नहीं समय, आगे वो और कुछ करना चाहते हैं और काफी चीजें करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अभी समय नहीं, जब बूढ़ा एकदम हो जाऊंगा, जब कुछ कर नहीं पाऊंगा तब लिखूंगा। तो वो कहते हैं कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनके आत्मकथा लिखने का भी समय नहीं हुआ, ठीक है। शॉर्ट प्रिसाइज आंसर इस तरीके से तुम लिख सकते हो। इसके बाद आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मृति का पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय। स्मृति को पाथेय, जो रात में इंस्टा पर रील स्क्रॉल करते करते वो जो सैड और जो वो रील नहीं आते जिसमें ऐसा लगता है कि भाई थॉमस शेल्बी के जीवन में कितने दुख है, तो वो जब तुम लाइक कर रहे होते हो ना, तो अपनी प्रेमिका, अपने क्रशेस के जो ख्यालों के वजह से तुम लाइक करते हो ना, वही है। यहां पर जो स्मृतियां है ना, उनके प्यारे मोमेंट की जो स्मृतियां हैं, वो कवि को ऐसे प्यारी प्यारी फीलिंग देती है, उसी के भरोसे, उसी के ताकत से, उसी की ऊर्जा से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन उन्हें मिलता है। तो इसी वजह से उन्होंने अपने जो स्मृतियां हैं, प्रेमिका के साथ जो स्मृतियां हैं, प्यारे मोमेंट्स हैं, उनको उन्होंने पाथेय कहा है। पाथेय क्या था, रास्ता, राहगीर क्या करता है, कुछ खाता है, तो जो राही है जब वो कुछ खा रहा होता है तो उसके खाने को पाथेय कहा जाता है। तो कैसे लिख सकते हो इसे, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, आगे बढ़ने की,
ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे गए हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर तुम उनके प्रेमिका का जिक्र करके भी लिख सकते हो। ठीक है, जो लिखना कॉन्फिडेंटली लिखना, अच्छे से लिखना और फॉर्म करके लिखो। मतलब शुरू करो तो क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स उठाकर शुरू में रख दो तो आंसर प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, इसमें शुरू की जो लाइनें हैं, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय, तो यहां से जो तुम्हें लाइन है वही सेम उतार दी गई, तो इससे आंसर लंबा हो जाता है और थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है। भारी भारी वर्ड यूज हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस में तो भारी भारी वर्ड यूज ही होता है, तो उसको आंसर में भी लिख दिया करो। आगे चलते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। भाई यही वाले क्वेश्चन ना मुझे अपने टाइम पर बहुत चोमू से लगते थे। मतलब भाई अब जो कवि है वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख के गया है, अब मैं क्यों उसके भाव डालूं, क्यों सोचते रहूं। भाई एक पीयूष मिश्रा की रील थी, ठीक है, उसमें पीयूष मिश्रा बता रहे होते कि एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटी, तो इतनी बार उनसे पूछ लिया गया ना कि इसका क्या भाव था बताइए, इसका क्या भाव था, आपने कैसे सोच लिया, क्या लिखा है आपने। इतनी बार पूछने लग गए लोग कि अब के इंटरव्यूज अगर तुम देखोगे पीयूष मिश्रा के तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे लिख दी थी, मैंने दारू पी थी ऐसे लिख दी थी। तो कई बार लोग भाव का इतना ओवर एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाते हैं कि जो राइटर्स हैं वो खुद भी कहने लग जाते हैं कि नहीं भाई ऐसे लिख दी थी, उस दिन थोड़ी ज्यादा चढ़ गई थी। तो भाव वाली चीज मुझे समझ नहीं आती। खैर तुम्हें क्योंकि मिला है तो उसको देखते हैं कि मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी समझ ही रखा है सारी चीजें। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब क्या होता है? आलिंगन मतलब अगर याद नहीं है तो क्रश से आलिंगन नहीं मिलने वाला है तुम्हें, और अगर याद है तो कमेंट में बताओ आलिंगन का क्या मतलब होता है, शुद्ध मतलब जो आजकल की बोलचाल में तुम बोलते हो। तो इसका क्या मतलब है? कवि कहना चाहते हैं, भाई थोड़ी रिस्पेक्ट दे सकते हो, कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा है, सुख उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया। तो कवि यहां पर जो उनका प्रेम का कुछ लम्हात थे, जो लम्हे थे, वो एक स्वप्न की तरह थे जो उठते ही गायब हो गए। उनकी जो प्रेमिका थी वो प्यार भले लम्हे थे, वो एक सपने की तरह थे, जैसे ही वो उठे वैसे ही वो उनसे दूर चले गए। अब छोटा 2 नंबर में अगर लिखना है तो छोटा लिख सकते हो, वरना अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, यहां पर है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका मतलब क्या है? वही है यार कि उनकी प्रेमिका के जो गाल थे वो इतने प्यारे थे कि ऐसा लगता था कि सुबह उनसे उधार लेती है वो लालिमा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ सकते हो। अब मेरा भी हो गया कि बस बहुत बता दिया। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? पॉज करके पढ़ लो। अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। पहली बात क्लियर, चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह। इन स्मृतियों को वह औरों से बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। भाई तुम्हारे चैट्स अगर कोई लीक कर दे गलती से, उसको लिखे हुए मैसेज तुम ग्रुप पर भेज दो तो कितना एम्बैरेसिंग लगता है। सेम वही है यार, कोई क्यों अपनी लव लाइफ के बारे में अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए पल को क्यों ऐसे लिखेगा? इसी वजह से कवि ये लाइनें लिखते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, आत्मकथ कविता का काव्य भाषा की विशेषताएं बताइए। अच्छा, इसमें तुम लिख सकते हो कि आत्मकथ जो पूरी कविता है उसमें कितने अलंकारों का यूज हुआ है। जैसे हमने देखा कि मानवीकरण अलंकारों का यूज हुआ है, यहाँ पर अपने जीवन को गागर रीति बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको तुम अच्छे तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि यहां पर तुम बता सकते हो कि हाँ मानवीकरण अलंकार का यूज हुआ है, तत्सम शब्दों का यूज हुआ है, सारी चीजें तुम यहां पर अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, छंदबद्ध करने के लिए किस तरीके से किया
किया गया है, वो सारी टेक्निकलिटीज जो तुम पढ़ रखे हो वो सब लिख सकते हो। क्या पढ़े नहीं हो? नहीं पढ़े हो तो सब्सक्राइब किया है तुमने? नहीं किया हो ना, इसी वजह से नहीं पता। ये सारी चीजें, ग्रामर और जो राइटिंग सेक्शन है, वो सारा चीज तुम्हें अच्छे से इसी स्क्रीन पर प्यारे तरीके से तुम्हें बता दूंगा, पर तुम सब्सक्राइब कहां करते हो भाई, और शेयर भी नहीं करते हो। ये नहीं कि शेयर कर दो तो बाकी लोगों को पता चले तो मुझे भी लगे कि हाँ तुम लोग देखना चाह रहे हो। इस चैनल पर तुम्हें सारा कंटेंट प्यार भरे तरीके से आधे आधे घंटे में, 20-20 मिनट में कंप्लीट होके मिल जाता है। तो सब्सक्राइब कर लो और प्यारे प्यारे वीडियोस तुम्हें मिलने लग जाएंगे। तो हाँ, हम पूरा ग्रामर कर रहे होंगे, अलंकार वगैरह देख रहे होंगे आसान भाषा में। भाई अपने को ज्यादा ये हार्ड हिंदी आती नहीं, तो आसान भाषा में हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जो तुम्हें भी समझ में आए, तुम्हारी क्रश को भी समझ में आए, तो उसको शेयर भी कर दो, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया? यार वही घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। पॉज करके आराम से पढ़ लो, वही सेम चीज है जो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो वो तुम्हारे शब्द होने चाहिए, मैं क्या बता दूं। खैर, एक यहां पर तुम्हें प्रॉपर आंसर लिखा हुआ, आराम से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कैसे तुम्हें लिखना रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंट्रोवर्टेड आदमी है, अपने प्यारे मोमेंट को अपने प्यास रखना चाहते हैं, वो सरल जीवन जीते हैं, उनका जीवन काफी सरल रहा है, उन्हें उसकी वजह से काफी धोखाधड़ी भी हुई है उनके साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज तुम लिख सकते हो। धन्यवाद, हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसी के साथ हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को, आत्मकथ्य नाम के भयंकर चैप्टर को, जो पढ़ने में लगता है कि भाई क्या ही है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे से देख लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुम्हारी मैगी चाय अब तक चल रही कि खत्म हो गई? तो अगर इसी तरीके से तुम्हें प्यार भरे तरीके से आसान भाषा में चुटकियों में चैप्टर कंप्लीट करने हो, एग्जाम से एक रात पहले अगर तुम्हें प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो, अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजें फ्री हैं यार। और सब्सक्राइब कब करोगे? 11th में जाने के बाद, बोर्ड तो इसी साल है, तो सब्सक्राइब करो। प्यारे प्यारे कंटेंट के लिए बेल आइकन वगैरह दबा लो, जो तुम लोग करते रहते हो, और शेयर वगैरह कर दो ग्रुप पे। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक टीम में बस एक ही कुंडा होता है, और इस टीम का कुंडा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।